नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं पेपर नंबर 801 का सलूशन लेकर। आइए हम सब मिलकर इस सलूशन को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर 4 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, रीअरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी दोस्तों, हमें सेंटेंस के 4 भाग दिए गए हैं और उनमें से हमें सही इसका जो क्रम है, करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम हमें निश्चित करना है। आइए पढ़ते हैं। गैंग्रीन डैश हु हैड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन एंड गॉलस्टोन्स रिजल्टिंग इन गैंग्रीन ऑफ गॉल ब्लैडर रिक्वायरिंग urgent surgery, presented with severe inflammation of gallbladder without we recently successfully treated 5 patients for gallbladder। प्यारे दोस्तों, अगर हम P, Q और R को देखते हैं तो ये किसी सेंटेंस का मध्य भाग है। यानी हमें सेंटेंस की शुरुआत देने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता ज़रूर होगी और सब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या फिर एक प्रनाउन हो सकता है। तो हमारे पास प्रनाउन के रूप में ऑप्शन एस में वी आया हुआ है। यानी नंबर 1 जो सेंटेंस होना चाहिए वो एस से शुरू होना चाहिए और इन चारों में देखते हैं तो एस से सिर्फ डी की शुरुआत हो रही है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस पी आर क्यू, क्योंकि हमें शुरुआत चाहिए और शुरुआत के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो हमें मिल चुका है। इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। लेट्स गो। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, अब उस भागों को हमें चिन्हित करना है जिसमें कोई व्याकरण की त्रुटि हो, गलती हो। इफ देर इज नो एरर, चूज नो एरर, और अगर गलती नहीं हुई तो मैं नो एरर को चूज करना है। Around 30% of the Indian population are estimated to have latent TB। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया है latent। latent का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है कि भारतीय 30% जनसंख्या जो कि भारतीय है, भारत की 30% जनसंख्या में अनुमानित एक छुपी हुई बीमारी टीबी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जब 30% आ रहा है तो 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, इसके हिसाब से यहाँ पे आर ना होकर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, क्योंकि इसको क्या माना जाएगा, इसको सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 30% को क्या माना जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल की दशा में चला जाता है। इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना, सीधी सी बात। अ सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ फॉर किलिंग एल्गी, जो कि एल्गी को मारने के लिए काम में आता है। एल्गी मतलब जो कि कवक फफूंद जैसा होता है। तो मारने की बात आ गई तो साइड एक लैटिन वर्ड है और साइड का मतलब क्या होता है, मारना। ठीक है, और एल्गी को मारने के लिए क्या हो जाएगा, एल्गी साइड। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अन्यों की बात करें तो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट मतलब कीड़ों को, कीट पतंगों को, कीटों को मारने का। फंजीसाइड यानी फंगस को, फंगस को मारने का। फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड मतलब एक भाई की हत्या। साइड एक हत्या होती है जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में आउट ऑफ गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स, 4 विकल्प दिए गए,
select the one that best expresses the meaning of the given idiom. यानी दिए गए इस idiom के लिए जो सही अर्थ हमें देता है, हमें वो शब्द चुनना है। neck of the words, neck of the words मतलब neighborhood यानी पड़ोस जिसे कहते हैं, पड़ोस जिसे कहते हैं। तो neck of the wood का मतलब क्या हो जाएगा? पड़ोस, neighborhood। अन्य शब्दों की बात करते हैं, हाईवेज राजमार्ग, बारेन, बारेन का मतलब क्या होता है? बंजर, बारेन का मतलब क्या होता है? बंजर, बंजर जमीन, वैली मतलब घाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पर नो स्पेलिंग एरर्स की बात करनी है। ठीक है, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग रिवील्ड द माउंटेन। फ्लैश की स्पेलिंग सही है, लाइटनिंग की स्पेलिंग सही है, रिवील्ड की सही है, माउंटेन की गड़बड़ हो गई। यहाँ पर फ्लैश की गड़बड़ है, लाइटनिंग ठीक है, रिवील ठीक है और माउंटेन्स की भी गड़बड़ हो गई। यहाँ फ्लैश ठीक है, लाइटनिंग ठीक है, रिवील ठीक है, यहाँ पे वापस से माउंटेन में मोनिटेंस हो गया, ये भी गड़बड़ है। फ्लैश की ठीक है, लाइटनिंग की ठीक है, रिवील ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अपन आई का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हालांकि वो गड़बड़ी था, लेकिन आई का यूज़ करते हैं, अपने यहाँ पर ऑप्शन डी के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकॉन्ग्रुअस। प्यारे दोस्तों अगला शब्द क्या है अपना? इनकॉन्ग्रुअस, और इसके लिए हमें क्या देना है? ओपोजिट देना है। प्यारे दोस्तों इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो कि बेमेल हो, जिसका कोई मेल ना हो। ठीक है, अनुपयुक्त, जो कि उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों अब हमें चाहिए इसका सिनोनिम, इसका ऑपोजिट चाहिए, विलोम चाहिए। अगर ये बेमेल है, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, तो सीधा सीधा हमारे पास ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, अप्रोप्रिएट। क्योंकि अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? उचित या उपयुक्त, उचित या उपयुक्त। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों अगले वर्ड्स की बात करें तो जार एक वर्ब होती है। ठीक है, तो जार से बना जारिंग, तो जारिंग का मतलब क्या हो गया? कोई भी अप्रिय प्रभाव होना। जब किसी चीज़ का किसी अन्य चीज़ पर या व्यक्तियों पर अप्रिय प्रभाव होता है, जो कि अच्छा प्रभाव नहीं होता है, वो जार होना कहलाता है। फैटर्ड, फैटर्ड फैटर से बना हुआ है, यानी बेड़ियों में जकड़ा हुआ, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, फैटर नाम के वर्ब से बना हुआ है। इन हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब क्या होता है? सौहार्दपूर्ण। ठीक है, और जो सौहार्दपूर्ण नहीं होता वो क्या हो गया? इन हार्मोनियस हो गया, यानी असौहार्दपूर्ण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। Select the option that will improve the bracketed part of the sentence. In case of no improvement, select the option no improvement. यानी ये जो भाग दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, अगर ये भाग सेंटेंस में गलत है तो हमें उपयुक्त और उचित भाग में चुनना है दिए गए चार में से, और अगर ये गलत, ये सही है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट चुनना। आइए पढ़ते हैं इसको। I wouldn't have accepted anything except a job in Europe. ठीक है, I wouldn't have accepted anything except, प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये एक्सेप्ट की बात कर रहा है। एक्सेप्ट मतलब के सवा, के सिवाय, के बजाय, कि I wouldn't have accepted anything, मैं कुछ भी स्वीकृत नहीं करता बजाय यूरोप में एक नौकरी के। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट आना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन
बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, वापस से हमें एक व्याकरण की गलती देनी है, ग्रामेटिकल एरर देनी है हमें। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। अगर एरर नहीं हो तो हमें नो एरर पे चूज करना। द फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा, हैज टू बी हेल्ड इन चेक, यानी उसको चेक करने के अंतर्गत लाना है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट। अब प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इट क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास हो और फर्स्ट फॉर्म आती हो तो वहाँ हमें क्या लगाना होता है, एस और ईएस लगाना होता है। तो ये रिप्रेजेंट की जगह रिप्रेजेंट्स होना चाहिए। रिप्रेजेंट्स होगा ये, ठीक है। तो हमारा आंसर जहाँ पर रिप्रेजेंट लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट ना होकर यहाँ पर एस का यूज भी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई कोच सेड टू मी, मेरे कोच ने मुझे कहा, यू शुड टेक अ हेल्दी डाइट, आपको एक संतुलित और स्वास्थ्यकारी आहार लेना चाहिए, डाइट लेनी चाहिए। पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर शुड आया हुआ है, यानी सजेशन आया हुआ है। आइए देखते हैं। माई कोच टोल्ड मी, और हम सबको पता है जब सेड टू होता है, सेड टू के बाद में जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आइए देखते हैं। माई कोच टोल्ड मी दैट आई शुड हैव टेकन। अब देखो, यहाँ पर शुड का शुड हैव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शुड हैव टेकन आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। माई कोच टोल्ड मी दैट आई शुड टेक अ हेल्दी डाइट, यस, इसको अपन रख सकते हैं। एक बार आगे और देख लेते हैं। माई कोच टोल्ड मी दैट यू शुड टेक अ हेल्दी डाइट। यहाँ पर क्योंकि कोच ने उसी को कहा, कोच ने जैसे मुझे कहा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो बात मुझ पर ही आनी चाहिए, आई हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये यू हो गया, इसलिए भी इनकरेक्ट हो गया। माई कोच टोल्ड मी दैट आई शैल टेक अ हेल्दी डाइट, तो यहाँ पर शैल का इस्तेमाल हो गया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आइए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड, यानी सबसे उचित शब्द को हमें वहां रखना है। एट दैट टाइम, उस समय, आई ओनली न्यू, मैं बस इतना जानता था, दैट कि आई अडोर्ड द वे ही लाव्ड फॉर नो रीजन, कि उसने बिना किसी कारण के ही मुझ पर हंस दिया। तो बिना किसी न्याय के, बिना किसी विश्वास के, या बिना किसी अकाउंट के, या बिना किसी कारण के, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बिना किसी कारण ही वो मुझ पर हंस पड़ा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अबैंडन, ठीक है। चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी हमें सिमिलर देखना है दोस्तों, यानी सिमिलर मतलब सिनोनिम हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अबैंडन, अबैंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक है। अब त्यागने का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, सीधा सा हमारे सामने फॉरसेक, क्योंकि फॉरसेक का मतलब भी क्या होता है, त्यागना ही होता है, छोड़ देना होता है, छोड़ देना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एक एडजेक्टिव हो गया। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत, कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस, जैसे किसी ने सवाल किया, मैंने स्पॉन्टेनियस जवाब दिया, यानी तुरंत जवाब दिया, हाजिर जवाबी की। रेकलेस, लापरवाह, कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आता है कि उसने रेकलेस ड्राइविंग की,
और रेकलेस ड्राइविंग के कारण क्या हुआ, कई लोग घायल हुए, मारे गए। इस तरह से आगे इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी हमें जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है, पार्ट है, इसको इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है। अ यंग गर्ल वॉज किडनैप्ड फ्रॉम द मेनली स्ट्रीट इन 3 o'clock yesterday afternoon, कि एक युवती, उसको मुख्य सड़क से 3 बजे कल दोपहर को किडनैप कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, यहां पर हम देख सकते एक समय आ रहा है, टाइम की बात है, और जब टाइम की बात होगी तो टाइम के लिए इनका इस्तेमाल ना हो कि किसका यूज होना चाहिए, एट का होना चाहिए। तो जहां एट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एट द मेन स्ट्रीट एट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Denial. Choose the word that means the same as the given word. दोस्तों, the same it means ये भी हमसे क्या मांग रहा है, ये भी हमसे सिनोनिम ही मांग रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जिनाइल का मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित्त, खुशनुमा। प्रसन्नचित्त, खुशनुमा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर हमारे पास में है ऑप्शन डी, कन्विवियल। कन्विवियल का मतलब भी क्या होता है, वही होता है खुश, प्रसन्नचित्त। ठीक है। अगर अन्य शब्दों की बात करें तो अन्य शब्दों में देखते हैं, लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ हो जाता है, अति संक्षिप्त जिसे कह सकते हैं, अति संक्षिप्त, बहुत ही सूक्ष्म जिसे कह सकते हैं। टेंस, ये वो वाला टेंस नहीं दोस्तों जो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है तनावग्रस्त। कहते हैं ना कि यू आर लुकिंग टेंस, आप तनावग्रस्त प्रतीत होते हैं, दिखते हैं। जॉनर, प्रकार। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जॉनर है, इसको जेनरे या जेनर नहीं कहते, ये जॉनर होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। लेकिन ये किसी भी कला की बात की, कला का प्रकार होगा, या संगीत का प्रकार होगा, या फिर नृत्य का प्रकार होगा ये। ठीक है, उस जॉनर की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म यूज करना, यानी हमारे लिए यहाँ पर एक्टिव दिया हुआ है, हमें पैसिव देखना है। ये एक्टिव सेंटेंस हमारे लिए। ठीक है। ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। अब देखो, ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म मिली है और ये मेरा ऑब्जेक्ट का पार्ट आ गया। ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट का पार्ट आ गया। तो प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है, हम सबको पता है कि जब अगर एक्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, एक्टिव में अगर ऐसा हो जावे, तो पैसिव में यही चीज़ वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म ले लेती है। ठीक है। अब वॉज और वर कब लगेगा, ये जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाएगा उस पर निर्भर करता है। तो वेबसाइट, अ वेबसाइट हैज़ बीन, नहीं, यहाँ हैज़ बीन आ चुका है, इस कारण से ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अ वेबसाइट वॉज बिल्डिंग, नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि खुद एक्टिव में जा रहा है कहीं ना कहीं। अ वेबसाइट वॉज बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच बाय हिम, अ वेबसाइट इज बिल्ट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को क्या बनाया गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, और सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म का क्या हो गया, वॉज, और बिल्ट की थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। आगे बढ़ते हैं।
In the following question, out of the given four alternatives, यानी four alternatives, select the one that best expresses the meaning of the given idiom. यानी दिए गए जो idiom है उसको हमें सीधी सी बात है उसका सही अर्थ देना है. At daggers drawn with, ठीक है प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात है, किसी के साथ दुश्मनी में होना, कड़वाहट में होना, ठीक है, जब आप किसी से बातचीत करना बंद कर देते हो, एक फूटी आंख नहीं सुहाते हो, उसको डैगर्स ड्रॉन में होना कहते हैं. तो टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, ना कि एक्सेप्ट समवन एट द लोवेस्ट लेवल, ट्राइंग टू हेल्प समवन इन टाइम ऑफ नीड. ये बी सी डी में से कुछ नहीं होगा, ऑप्शन ए, यानी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से कड़वाहट में होना, फूटी आंख नहीं सुहाना. आगे बढ़ते हैं. चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब हमें जो गलत वर्ड लिखा हुआ है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध हो, जिसकी स्पेलिंग अशुद्ध हो, वो हमें चुनना है. क्रंच का ठीक है स्पेलिंग, पत्थर का ठीक है, पंच का ठीक है, माइंड की गलती हो गई, तो माइंड ये वाला माइंड होगा दोस्तों, ठीक है. माइंड का मतलब क्या होता है, खान में खुदाई करना, तो उसी का माइंड बन जाएगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड. ठीक है, देखते हैं दोस्तों. एनेक्स, हमें यहां पर ऑपोजिट देखना है, विलोम देखना है. ठीक है प्यारे दोस्तों, एनेक्स का मतलब होता है किसी देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना. किसी देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना वो एनेक्स कहलाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं चाइना ने ताइवान पर किया हुआ है और वापस भी करने की तैयारी पर है. ऐसे बहुत सारे, तिब्बत पर किया हुआ है, बहुत सारे देशों पर होता रहता है, तो उसी को एनेक्स कहते हैं दोस्तों. तो अब इसी का ओपोजिट हमें चाहिए, तो ओपोजिट क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एनेक्स का मतलब किसी चीज़ को अधिकार में ले लेना, तो सीड का मतलब किसी को सौंप देना. तो मैं कह सकता हूं सौंपना. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. राइट. अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं. तो प्रोट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना. प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, प्रचुर. और प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, योजना बनाना, प्रस्ताव रखना. ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड. यानी हमें दिए गए एक इस पूरी लाइन के लिए एक वन वर्ड चूज करना है. अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेटीरियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा प्रकाशन जिसमें खगोल शास्त्र से संबंधित और या फिर तारों से संबंधित जानकारी हो. तो प्यारे दोस्तों, उसको अपन क्या बोलते हैं, अलमनक कहते हैं. और ये सब हमारे घर में है. सीधी सी बात है, आपने सुना होगा जंत्री, पंचांग, है ना, उसी को अलमनक कहते हैं. ठीक है, तो हमारे इसका आंसर ये हो जाएगा. आगे देखते हैं. कॉन्स्क्रिप्शन. कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है अनिवार्य
सैन्य भर्ती, जो अनिवार्य रूप से सैनिकों की भर्ती होती है उसको कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं दोस्त। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अनिवार्य भर्तियां जैसे की जा रही हैं रूस की तरफ से, तो उसको अपन कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। पैराबल का मतलब क्या होता है? उदाहरणीय होते हैं। दृष्टांत जिसे कहते हैं, दृष्टांत। लेकिन खास तौर पर ये जो शब्द यूज किया गया है बाइबल में, जब जीसस ने अपने चेलों को और दुनिया को, लोगों को अलग अलग तरीके से जो समझाने का प्रयत्न किया, उसको पैराबल नाम दिया गया। ठीक है ना? यानी विशेषकर बाइबल में। ठीक है? और बेन का मतलब क्या होता है? दुख का कारण। ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Improve the underlined part of the following sentence. Choose no improvement as your answer if the sentence is already grammatically correct. वापस से हमें इस सेंटेंस को पढ़कर इसका उचित अर्थ हमें लेना है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है? Their appointment lasted for almost an hour, यानी उनकी नियुक्ति 1 घंटे तक रही। ठीक है? लास्ट का मतलब तो कोई चीज़ जितनी समय तक बनी रहती है उसको लास्ट से अपन देखते हैं। देयर अपॉइंटमेंट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, उनकी नियुक्ति लगभग 1 घंटे तक रही। तो क्या लास्टिंग फॉर? नहीं। लास्ट फॉर, क्योंकि अपॉइंटमेंट की बात है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट देना होता तो एस और एस लगा के देता। लास्टली वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया तो लास्ट में एल वाई नहीं लगा सकते, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। क्यों? लास्टेड फॉर, समय के लिए, कि 1 घंटे तक उनकी नियुक्ति बनी रही। तो नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यस, अ पर्सन हु इज हॉस्टाइल टू कल्चर एंड द आर्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कल्चर या किसी कला के प्रति क्या हो? हॉस्टाइल रहता है। हॉस्टाइल मतलब दब्बू सा रहता है, हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परफेक्शनिस्ट, एगहेड, फिलिस्टाइन या सेज? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन से फिलिस्टाइन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कला के प्रति कह सकते हैं कला व संस्कृति के प्रति शून्य। ऐसा व्यक्ति जो कला और संस्कृति के प्रति शून्य रहता है उसको ये कहा जाता है। परफेक्शनिस्ट, आमिर खान का नाम लिया जा सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि हर चीज में परफेक्शन चाहता हो। एग हेड, जो हमेशा पढ़ाई में लीन रहता हो। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पढ़ाई में लीन रहता है उसको क्या बोलते हैं? एग हेड बोलते हैं। और सेज, संत प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सेज कहते हैं। तो हमारे लिए और 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट। ईच ईयर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर and the Environmental Protection Agency, federal pollinator experts, to share the latest scientific finding on bee and pollinator health and assess the status of dash important insects, birds, bats and other species. One clear dash from this year's meeting was that climate change dash a new and formidable stressor for bees, potentially amplifying
previously known issues in ways that scientists can't yet dash but need to prepare for। पहले दोस्तों यहाँ पर ये बात आई है, कोई रिसर्च पेपर सामने आया है, उसको सामने रखकर कोई फाइंडिंग आई है, उसको सामने रखकर कोई बातचीत की जा रही है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी अमेरिका का कृषि विभाग और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी जो संस्था है, डैश फेडरल पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स शेयर द लेटेस्ट, यानी क्या करते हैं, वो होस्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी ये चीज क्या करती हैं, हर साल लेटेस्ट साइंटिफिक फाइंडिंग्स ऑन बी एंड पॉलिनेटर हेल्थ। पॉलिनेटर का मतलब होता है परागकण करता, यानी जो कि परागकण को पैदा करते हैं वो पॉलिनेटर्स होते हैं, राइट। उनके लिए क्या करते हैं, ये होस्ट करते हैं, यानी एक आयोजन करते हैं फेडरल पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स टू शेयर, यानी शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए द लेटेस्ट साइंटिफिक फाइंडिंग, यानी हाल ही में की गई वैज्ञानिक जो खोज है किस पर, बी एंड पॉलिनेटर हेल्थ, यानी परागणकर्ताओं और मक्खियों की, मधुमक्खियों की स्वास्थ्य, एंड असेस द स्टेटस ऑफ असेस मतलब विश्लेषण करते हैं, स्टेटस उनके स्तर का, किसके स्तर का, असेस द स्टेटस ऑफ डैश इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। डैश मतलब क्या, दिस नहीं, दिस तो सिंगल के लिए हो जाएगा, दोज उनके लिए, लेकिन बात हमारे सामने ही है, तो यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। इन और इन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के लिए, पक्षियों के लिए, चमगादड़ों के लिए और अन्य प्रजातियों के लिए विश्लेषण करते हैं, उनके स्तर का विश्लेषण करते हैं। वन क्लियर डैश फ्रॉम दिस ईयर्स मीटिंग, यानी इस साल की मीटिंग से एक साफ टेक अवे सामने आया है, निष्कर्ष हम कह सकते हैं दैट क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन डैश ए न्यू एंड फॉर्मिडेबल स्ट्रेसर फॉर बीज, कि क्लाइमेट चेंज क्या हो गया है, क्लाइमेट चेंज सिंगुलर सब्जेक्ट है, कि जलवायु परिवर्तन क्या हो गया है, इनके लिए बन गया था, ये तो किसी रूप से सही नहीं हो सकता, बन रहा है तो इज़ेमार आना चाहिए था, यानी बन चुका है, यानी जलवायु परिवर्तन इन बीज के लिए एक क्या हो गया, एक तनाव पैदा करने वाली चीज बन चुकी है, पोटेंशियली एम्प्लीफाइंग प्रीवियसली known issues in ways that scientists can't yet but need to prepare for, यानी साइंटिस्ट अभी क्या नहीं कर सकते, उस चीज का अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उनको तैयार रहने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि पोटेंशियली एम्प्लीफाइंग मतलब बढ़ाते हुए, प्रीवियसली नोन इश्यूज यानी पिछले जो हमें पता जो मुद्दे हैं, इन वेज दैट साइंटिस्ट कांट येट, यानी उनको साइंटिस्ट को पता है पीछे क्या मुद्दे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से प्यारे दोस्तों हमारा ये आज पेपर नंबर 801 का सलूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको नए शब्द जो मिले होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। इन शब्दों को लिखिएगा, अपने नोटबुक में लिखिएगा और इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा मामला आदत का है। थैंक यू सो मच।